तो तारीख थी 24 दिसंबर 1999। ये टाइम था दोपहर के 4:30 बजे। इंडियन एयरलाइंस का एक फ्लाइट IC-814 जो कि नेपाल से दिल्ली के लिए जा रहा था। ये प्लेन टेक ऑफ करे हुए आधा घंटा हो गया था और अब ये इंडिया के एयर स्पेस में था। तभी वहाँ पे पायलट की एक अनाउंसमेंट होती है जो कि वहाँ के बैठे लोगों को डरा देती है। और वो अनाउंसमेंट होती है कि हेलो पैसेंजर्स, मैं आपका पायलट बोल रहा हूँ। मुझे बहुत ही अफसोस से ये बताना पड़ रहा है कि हमारा ये प्लेन IC-184 हाईजैक हो चुका है। तो ये थी शुरुआत इंडिया के आज तक के सबसे ज़्यादा ट्रेजिक प्लेन हाईजैक की कहानी, द हाईजैक ऑफ IC-184 कंधार हाईजैक। ये कहानी है एक प्लेन, 5 हाईजैकर्स, 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स की। और वो 8 दिन जो उन 176 पैसेंजर और 15 क्रू ने नरक के समान बिताए थे कंधार के अंदर। तो गाइस, अगर आपको इस तरह की मिस्टीरियस क्राइम की या हॉन्टेड का स्टफ स्टोरी फॉर्मेट में अच्छा लगता है तो आपने बिल्कुल सही चैनल पे क्लिक किया है। हम इस चैनल पे इसी तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, मेरा नाम है शान एंड वेलकम टू द पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। तो ये था 24 दिसंबर का आम दिन। यहाँ पे 176 पैसेंजर अपनी फ़्लाइट के लिए नेपाल एयरपोर्ट पे जा रहे थे। और वहाँ पे वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि अगला दिन क्रिसमस है और एक हफ्ते के बाद न्यू ईयर है। बहुत ही अच्छा मौसम है। वो लोग नेपाल में हैं अभी और यहाँ से वो वापस इंडिया जा रहे थे। कोई बिजनेस के लिए आया था, तो कुछ लोग हनीमून के लिए आए हुए थे, कुछ छुट्टियाँ बिताने के लिए आए हुए थे। और यही नहीं, अगला हफ्ता जो कि एक नया साल आ रहा था, साथ में एक नई सदी भी आ रही थी, सन 2000। तो लोग उसका वेलकम करने के लिए खुली बाहों से तैयार थे। तो जैसे ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है कंचनजंगा के खूबसूरत पहाड़ों के बीच से, सब लोग अपनी खिड़की पे ग्लूड हो जाते हैं और इस पहाड़ी नज़ारे को, इस खूबसूरत कंचनजंगा की श्रेणी को देख रहे होते हैं, इस पूरे माउंटेन सीरीज को, और उसका लुत्फ उठा रहे होते हैं। साथ ही जो क्रू मेंबर्स थे वो अपने काम में लग गए थे क्योंकि ये फ्लाइट ऑलरेडी 2-3 घंटे लेट चल रही थी। तो उन्होंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लोगों को सपर्स, रिफ्रेशमेंट, फूड्स देना शुरू कर दिया था। तो अब सब कुछ स्मूथ चल रहा था। ये फ्लाइट 30-40 मिनट के बाद इंडियन एयर स्पेस के अंदर आ गई थी। तभी वहाँ पे जो 176 पैसेंजर्स थे उनमें से 5 लोग ऐसे थे जिनको उस फ्लाइट पे नहीं होना चाहिए था। 2 लोग फर्स्ट क्लास में और 3 लोग इकोनॉमिक क्लास में। अपनी ड्रेस के अंदर से अपने जेब से एक मंकी कैप निकालते हैं, मंकी मास्क वो पहनते हैं। वो पता नहीं कहाँ से हथियार था उनके पास, वो लेके खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं, ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। और उनका जो मेन लीडर था वो किसी तरह कॉकपिट में चला जाता है और पायलट जो थे उस टाइम, जो मेन पायलट थे जिनका नाम था देवी शरण, उनके कनपट्टी पे बंदूक रख के बोलता है कि अब ये फ्लाइट पाकिस्तान की तरफ जाएगी, ना कि दिल्ली। तो नेपाल का जो वो एयरपोर्ट था काठमांडू का, तिरुभवन, बताया जाता है कि उस टाइम पे वहाँ पे सिर्फ इतनी सिक्योरिटी थी जितनी शायद इंडिया में एक बस स्टॉप पे होती है, या शायद बस स्टॉप में उससे ज़्यादा होती है। तो अब थोड़ी देर के बाद ही उन सारे 176 पैसेंजर्स को पता चल गया था कि ये प्लेन अब हाईजैक हो चुका है। और उन 176 पैसेंजर्स में सारे इंडियंस नहीं थे, उसमें कुछ फॉरेनर्स भी थे। तो अब जब ये प्लेन जो कि हाईजैक हो चुका था, यहाँ दिल्ली में अथॉरिटीज़ को या गवर्नमेंट को पता चलता, उससे पहले ऑलरेडी उस प्लेन का रुख पाकिस्तान की तरफ चला गया था और दिल्ली की बजाय अब वो पाकिस्तान के रूट पे जा रही थी, अमृतसर होते हुए। और जो टेररिस्ट थे वो बार बार इनको प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम आगे बात ना करो और सीधा ये प्लेन पाकिस्तान की तरफ ले जाओ। बीच में देवी शरण ने काफ़ी हिम्मत दिखाई थी और उन्हें बोला था कि इसके अंदर ज़्यादा फ्यूल नहीं है, ये सिर्फ मैक्स टू मैक्स अमृतसर तक ही जा सकता। तो वहाँ पे हाईजैक ने थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बन के ये भी बोला था कि अगर ये अमृतसर तक जा सकता है तो शायद ये लाहौर भी जा सकता है। लेकिन किसी तरह देवी शरण उनको कन्विंस करने में तैयार हो गए कि इस प्लेन को अमृतसर में उतारना रिफ्यूलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी बीच इंडियन अथॉरिटीज़ को कुछ टाइम मिल गया था इनको रोकने के लिए। वहाँ पे क्योंकि लोगों की अलग ही जान लटकी हुई थी, पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि दिल्ली में जो लीडरशिप थी, जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया था सही से। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो अभी एक फ़्लाइट लेके दिल्ली जा रहे थे, उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था।
अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता था इसके बारे में। जो 1 घंटे थे जिसके बीच में वो आके बात करते, मीटिंग करते, वो उनका प्लेन में चला गया था और किसी भी तरह पायलट के थ्रू उनको ये संदेश दिया जा सकता था एयरफोर्स कंट्रोल की तरफ से, लेकिन उनको नहीं दिया गया। तो जब तक वो अवेयर होते 1 घंटे के बाद कि ये IC-184 हाईजैक हो गया है और हमें आगे किसी से बात करनी है, तब तक वो प्लेन अमृतसर से चला गया। अब इस बीच अमृतसर में क्या होता है, अमृतसर के अंदर क्योंकि ये प्लेन सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए रुकवाया गया था इस बहाने से, तो वो थोड़ा सा डिले कर रहे थे ये टैंक भेजने के लिए। और वहीं पे जो टेररिस्ट थे वो काफ़ी पैनिक कर रहे थे कि ये जल्दी से रिफ्यूल करके हमें यहाँ से लेके जाना है। इसी बीच वहाँ की अथॉरिटीज़ ने, पंजाब और दिल्ली की अथॉरिटीज़ ने मिलके ये प्लान बनाया था कि क्यों ना हम जो रिफ्यूल टैंक है उसके अंदर कमांडोज को छुप के भेजेंगे, छुपा कर, और वो वहाँ पे जाके हमला करेंगे, आगे ब्लॉक कर देंगे उस टैंकर से प्लेन को और उस टायर को स्लैश करके फाड़ देंगे और इस वजह से वो प्लेन उड़ नहीं पाएगा। लेकिन इसके बीच में भी काफ़ी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और जो ट्रक ड्राइवर था जो ये टैंक को लेके जा रहा था, उसको बताया गया कि तुम बहुत स्पीड में ले जा रहे हो, थोड़ा सा स्लो ले जाओ। वो ये बात समझ नहीं पाया और बहुत स्पीड में आता हुआ टैंकर अब बिल्कुल स्टॉप हो गया था। उसने इस प्लेन में पहुंचने से 200 मीटर पहले काफ़ी तेज ब्रेक लगा दी थी। तो इसके वजह से जो हाईजैकर थे वो काफ़ी ज़्यादा इसको संदिग्ध ले रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है ये कुछ कमांडोज भेज रहे हो या कोई ऑपरेशन करने वाले हो। तो वो अब दोबारा से देवी शरण जो थे पायलट, उनको बोलते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है इसके अंदर फ्यूल है या नहीं, आप अभी टेक ऑफ करो इस प्लेन को और यहाँ से लेके जाओ। देवी शरण कुछ बोलते इससे पहले उस टेररिस्ट ने देवी शरण की कनपटी पे कन रख के काउंटडाउन शुरू कर दिया था। 1 2 3 10 तक गिरने वाला था वो। इससे पहले अब देवी शरण के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो ये फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं। अब जो कि इंडियन गवर्नमेंट के पास मौका था अपनी ज़मीन पे ये फ्लाइट रोकने का, अब वो मौका हाथ से जा चुका था। अब थोड़े टाइम के बाद, सनसेट के बाद, ये फ्लाइट अब पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर थी, पाकिस्तान के एयर स्पेस में थी। तो अब बार बार टेररिस्ट के प्रेशराइज करने के बाद पायलट कांटेक्ट करते हैं लाहौर के एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ से और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे लैंड करने दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान और लाहौर की एयर स्पेस अथॉरिटीज़ ने साफ मना कर दिया था किसी भी तरह से लैंड करने के लिए, क्योंकि 5 महीने पहले ही दोनों देश कारगिल में आपस में भिड़े थे और उनके आपस के जो रिश्ते थे वो बहुत ही ख़राब थे। तो पाकिस्तान किसी भी तरह का कोई रिस्क या फिर डिफेमेशन नहीं लेना चाहता था, तो इसलिए पाकिस्तान इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता था। इसी बीच जहां कॉकपिट के अंदर ये सब चल रहा था, जो पायलट थे वो प्रेशराइज थे कि किसी तरह ये प्लेन सेफली लैंड कराया जाए कहीं, क्योंकि 176 लोगों की जान का सवाल था। तभी वहाँ पीछे बैठे एक पैसेंजर जिनका नाम था रूपल कत्याल, उन्होंने बार बार वॉशरूम जाने के लिए बोला टेररिस्ट को। तो एक टेररिस्ट ने गुस्से में उनको चाकू से बहुत बुरी तरह स्टैब कर दिया सबके सामने। इसके बाद अंदर की जो पोजीशन थी वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक थी, लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और वहाँ बार बार पायलट के बोलने के बावजूद पाकिस्तान की अथॉरिटी उन्हें लैंड करने की परमिशन नहीं दे रही थी। लेकिन क्योंकि अब पायलट को पता था कि हमारे पास सिर्फ कुछ मिनटों का ही फ्यूल बचा हुआ है, तो लैंड करवाना अब पायलट की मजबूरी थी। इवन दो कि पाकिस्तान ने ये धमकी भी दी थी कि अगर आप अभी के अभी हमारे एयर स्पेस से नहीं गए तो हम आपका प्लेन उड़ा देंगे। लेकिन पायलट ने बहुत ही हिम्मत दिखा के इस धमकी को इग्नोर किया और वो डिसेंड करने लगे अपने प्लेन को। एक दूर से जो रनवे दिख रहा था उसकी तरफ उनको दिख रहा था कि एक लाइट्स है और वहाँ पे एक रनवे है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये कौन सा एयरपोर्ट है। लेकिन जब प्लेन उस रनवे के बहुत करीब था और लैंड होने ही वाला, तभी पायलट ने फटाफट से अपना प्लेन थोड़ा सा ऊपर किया, क्योंकि वो चलता हुआ हाईवे था और वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही। जब पाकिस्तान ने ये देखा और उनसे समझ आया कि ये तो लैंड करवा के ही रहेंगे क्योंकि सच में इनके पास फ्यूल नहीं है, तो पाकिस्तान ने उनको परमिशन दी लाहौर में उतरने की। जो लाइटें बंद कर दी थी वो सारी लाइटें जलाई गई एयरपोर्ट की, रनवे की, और वो प्लेन उतरा रात को वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पे साफ साफ बोला था कि आप रिफ्यूल करवाते ही ये प्लेन फ़ौरन इस पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर ले जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की गई इंडियन अथॉरिटीज़ की तरफ से कि हेल्प की जाए, हमारा ये प्लेन हाईजैक हुआ है, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया। इवन जब पायलट ने रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ पे एक पैसेंजर को स्टैब किया गया है, इसकी मेडिकल अटेंशन दी जाए आपकी तरफ से, तो उन्होंने उस बात को भी साफ मना करा। तो मजबूरन
हमारा जो प्लेन था IC-184 वो आधी रात को वहाँ से टेक ऑफ कर गया रिफ्यूलिंग के बाद। टेक ऑफ करने के बाद अब इस प्लेन को ओमान की तरफ ले जाया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान की तरह ही ओमान ने भी अपने ज़मीन पे लैंड करवाने से साफ मना किया। तो अब आधी रात से ज़्यादा का टाइम था और अब ये प्लेन फाइनली दुबई में लैंड करवाया गया। तो अनलाइक पाकिस्तान और ओमान, दुबई के अंदर इंडियन अथॉरिटीज़ की बात थोड़ी सी पॉजिटिव रही और दुबई की तरफ से ये बात की गई वहाँ पे हाईजैकर्स से कि आप रिफ्यूलिंग के बदले आपको 30 हॉस्टेजेस को छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात हाईजैकर्स ने मानी और 30 लोगों को छोड़ दिया। इसके बाद रिफ्यूल होने के बाद ये प्लेन सीधा काबुल कंधार ले जाया गया और 8 दिन तक कंधार में ही रहा। इस टाइम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट थी और इंडिया उस टाइम पे तालिबान को रिकग्नाइज भी नहीं करता था। लेकिन जब इंडियन अथॉरिटीज़ ने पॉजिटिवली बात की अफगानिस्तान में तालिबान से, तो तालिबान का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। उन्होंने बीच में मीडिएटरशिप की भूमिका निभाई और उन्होंने बोला कि हम अपनी तरफ से पूरी हेल्प करेंगे कि यहाँ पे किसी भी तरह का ब्लड शेड ना हो, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी टेररिस्ट है इनको बख्शा नहीं जाएगा अगर इन्होंने एक बूंद भी खून बहाया। तो इन सब के बाद अब फाइनली हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए जो है नेगोशिएशन का टाइम शुरू हुआ। तो नेगोशिएशन में उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने रॉ और IB की हेल्प ली और नेगोशिएशन शुरू किया। उस नेगोशिएशन में अजीत डोभाल और विवेक काटजू, इन दोनों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी और साथ ही तालिबान ने भी मीडिएटरशिप की बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। शुरुआत में उन हाईजैकर्स ने डिमांड की थी 200 मिलियन US$ यानी 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर और अपने 36 टेररिस्ट साथियों को छुड़वाने के लिए, जो कि हिंदुस्तान की जेल में बंद है। तो हिंदुस्तान को ये डिमांड बहुत ज़्यादा लगी और साथ ही तालिबान ने भी उन टेररिस्ट से बात की और बोला कि ये तो एकदम नाजायज़ है तुम्हारी बात, ये नेगोशिएशन बिल्कुल अनफेयर है। तो फाइनली उनकी जो डील क्लोज हुई वो उसके अंदर 36 की जगह 3 टेररिस्ट को छुड़वाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को मानना ही पड़ा। वहीं इसी बीच जो पैसेंजर्स थे और क्रू मेंबर था, उनका उन 7-8 दिनों में हाल बहुत बेहाल हो गया था। वो बहुत ही डर में थे। उनकी खिड़कियां तक बंद रखी गई थी ताकि उनको ये भी ना देखा जा सके कि बाहर रनवे पे क्या हो रहा है, बाहर का मौसम कैसा है, उन्हें ये तक नहीं पता था। टॉयलेट्स ओवरफ्लो हो रहे थे और वहाँ पे लोग डर के मारे कुछ खा पी भी नहीं सकते थे। तो फाइनली एक दिन आया, 31 दिसंबर 1999, उस सदी का आखिरी दिन और इंडिया के लिए बहुत ही अहम दिन। तो ये नेगोशिएशन की डील पूरी करने के लिए यशवंत सिन्हा खुद उन तीनों टेररिस्ट को लेके आए कंधार, और उनको देने के बाद, उनको हैंडओवर करने के बाद तालिबान ने उनको साफ साफ कहा था कि 10 घंटे के अंदर तुम्हें हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान से बिल्कुल बाहर होना है। तो वो गाड़ियों में बैठते हैं और चले जाते हैं और उसके बाद इन सारे जो कि 176 पैसेंजर्स थे, इनको सही सलामत इंडिया लाया जाता है। और 1 तारीख को जब ये लोग इंडिया में आए थे और मीडिया से बात की थी, तो एक बहुत ही खूबसूरत हेडलाइन थी न्यूज़पेपर की, वो थी हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम होम। वैसे तो जो 176 पैसेंजर्स, फॉरेन पैसेंजर्स, सारे क्रू मेंबर्स जिनको हिफाजत के साथ कंधार से इंडिया लाया गया था, वो सब सेफ थे, लेकिन उनके बदले जो वो 3 टेररिस्ट छोड़े गए थे, उन्होंने बाद में काफ़ी बड़ी एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया था, जैसे कि 2001 का दिल्ली पार्लियामेंट अटैक, 9/11 और 26/11 मुंबई अटैक। उन तीनों टेररिस्ट के नाम थे मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद ज़ारगर। तो ये जो प्लेन हाईजैक था, ये इंडिया का एक बहुत बड़ा फेलियर में से एक है। वो इसलिए क्योंकि जो अमृतसर में हमारे पास मौका था उन हाईजैकर्स को पकड़ने का, वो मौका हमने गंवा दिया था मिसकम्युनिकेशन की वजह से, बहुत ही अंडरवेलमिंग प्लान की वजह से, और कोई ऐसा सक्षम प्लान नहीं था। इवन जो दिल्ली में NSG थी, उसे बताया ही नहीं गया था कि आपको 500 किलोमीटर दूर जाके अमृतसर में ऐसे ऐसे ऑपरेशन करना है। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम प्लेन में थे और दिल्ली आ रहे थे, उनको आने में 1 घंटा लगा, और ये 1 घंटे बहुत ही अहम थे। और अफसोस की बात यह है कि उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं लग पाया था। एयरफोर्स चाहता तो उन्हें पायलट के थ्रू ये बात बता सकता था, क्योंकि पायलट एयर ट्रैफिक के कॉन्टैक्ट में रहता है। उसके बाद भी पायलट को कुछ नहीं बताया गया था कि वो बताते प्रधानमंत्री को।
और साथ ही बताया जाता है कि उस प्लेन के अंदर जो IC-184 है नेपाल से जो जा रहा था, उसके अंदर एक रॉ एजेंट भी था, एक रॉ ऑफिसर था। और वो रॉ ऑफिसर एक इंडियन पॉलिटिशियन का ब्रदर इन लॉ था। तो उस इंडियन पॉलिटिशियन ने उस टाइम पे अपने ब्रदर इन लॉ को बचाने के लिए थोड़ा सा सेल्फिश एक्ट किया था, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। इस वजह से भी ऑपरेशन में काफ़ी डिले हुआ था। तो ये थी कुछ वजहें जिस वजह से ये ऑपरेशन फेल हुआ था। उनको पकड़ने के लिए इंडिया के पास मौका था अमृतसर के अंदर पकड़ने का, वो फेल हो गया था। पाकिस्तान से कांटेक्ट सही नहीं हो पाया था और एक शख्स की मौत भी हो गई थी। और उस टाइम पे हालांकि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के हाईजैक बहुत कम होते थे और इंडिया के लिए तो ये पहला मौका था ऐसा। तो उस टाइम पे किसी के दिमाग में ऐसा कुछ आया ही नहीं था या पहले से कोई तैयारी करता। हालांकि आज टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी सब काफ़ी एडवांस है। नेपाल का जो एयरपोर्ट था उसके अंदर सिक्योरिटी की काफ़ी कमी थी आज के मुकाबले। लेकिन मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है, अगर हम इन सारी चीज़ों को भी देखें तो आपको क्या लगता है आज से 20-25 साल पहले क्या आज की तरह सोचना एकदम सही था? और आपको क्या लगता है कि मैं मानता हूँ कि हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी टेररिस्ट को छोड़ के, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सारे के सारे पैसेंजर्स को सेफली लाना वापस इंडिया में बाहर की ज़मीन से ये एक बहुत बड़ा सक्सेस भी तो था? आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और इस तरह की और भी स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बाकी वीडियोज़ भी देखें और अपने रिव्यू मुझे भेजें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू वर वॉचिंग पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी।